हाय दोस्तों, तो चलिए एक सुपर थ्रिलर मूवी में आज आप लोगों को सुनाती हूँ। तो ये कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्त बात कर रहे होते हैं। साल दिखाते हैं 1985 की, जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि पता है मेरे पापा ना फिल्मों में काम करते हैं। लेकिन दूसरा दोस्त थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा फिल्मों में काम नहीं करते हैं। वो पूछता है तुम्हें ये बात कैसे कह रहे हो। तो बताता है कि कल रात को मेरे पापा अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर किसी को चटाई में लपेट कर कहीं ले जा रहे थे। वो पक्का नाटक ही कर रहे थे। अब ये जो कहानी है अब आगे बढ़ती है और प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें एसआई विवेक को दिखाया जाता है, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंडेड है, कुछ चार्जेस हैं उसके ऊपर। तो विवेक अपने पिता के साथ रहता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने आती है जो कि एक पत्रकार होती है। यहाँ अगले सीन में हमें राजन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जो काफ़ी अकेला है अपनी ज़िंदगी में। राजन अपने ड्राइवर को बोलता है मुझे लेकर चलो। राजन कार के सीट के पीछे बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है और राजन की हालत ख़राब हो जाती है। वो एक जगह पर अपने ड्राइवर को रोकने के लिए बोलता है कार को, और वो कार से उतरकर जंगलों के बीच में चला जाता है। ड्राइवर को बोलता है तुम वेट करो। जब राजन अंदर जाता है जंगल में तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। वहीं नीचे एक पेड़ के बैठ जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी राजन अपना मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करता है, वीडियो रिकॉर्डर, और वहाँ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और बताता है कि मुझे लगता है कि ये कहानी अब पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। काफ़ी साल पहले की बात है, मैंने अपने 3 अलग अलग लोगों के साथ मिलकर एक लड़की को इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। उस लड़की की उम्र 18 से 19 साल होगी। जब दफनाने के बाद सारी ज़िंदगी में उस लड़की के सपने आते रहे मुझे और मुझे डराते रहे, इसलिए अब मुझे लगता है कि ये कहानी सबको मालूम होनी चाहिए। वो ये भी बताता है कि मुझे लगा था कि अब तक ये लड़की की दफनाने वाली बात कभी ना कभी बाहर आएगी, बट ये कभी बाहर ही नहीं आई, इसलिए आज मैं पूरी दुनिया को ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद राजन खुद को गोली मार लेता है। उसका ड्राइवर जो वेट कर रहा था वो सुनता है वो गोली की आवाज़ और अंदर जंगल के आ जाता है, लेकिन तब तक राजन मर चुका था। पुलिस आ जाती है और छानबीन शुरू हो जाती है। राजन मरने से पहले उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक और बात बताता है कि उसके साथ जो लोग शामिल थे उसमें से एक का नाम विंसेंट था और दूसरे का नाम फ्रांसिस, तीसरे का नाम राजन नहीं बताता है। अब पुलिस आती है तो पुलिस को वो मोबाइल भी मिल जाता है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। विवेक भी वहीं मौजूद होता है क्योंकि विवेक का घर पास में होता है, तो पुलिस वाले उसको बोलते हैं जाने के लिए। विवेक आकर ये बोलता है कि अगर इस आदमी ने मरने के पहले जो कुछ भी बोला अगर ये सच है तो ये एक हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा क्योंकि इसमें विंसेंट शामिल है और ये जो खबर है ये पूरे देश में तहलका मचा देगा। इसके बाद वहाँ पे उस जगह पे खुदाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ विंसेंट को दिखाया जाता है, वो किसी हाई पोस्ट में जॉब करता है और विंसेंट थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, जैसे उसे बहुत कुछ मालूम है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो वहाँ पे गड्ढा खोद रही होती है, उन्हें काफ़ी देर तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और गड्ढा भरने लगता है। तभी जो विवेक है वो वहीं रुका हुआ था और विवेक को एक हाथ दिखता है स्केलेटन का। विवेक अच्छे से वहाँ खुदाई करने लगता है खुद ही, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा स्केलेटन उसे मिल जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि स्केलेटन ने जो है पायल पहनी हुई थी, मतलब जो लड़की मरी थी वो मरते वक्त पायल पहनी हुई थी। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि राजन ने जो कहा था वो सच कहा था। अब स्केलेटन के टुकड़े उठाकर फॉरेंसिक में भेजा जाता है, तो रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जो स्केलेटन है वो किसी 18 से 20 साल की लड़की का स्केलेटन है। तो 2 बातें तो कंफर्म हो गई कि लाश भी मिल गई और लड़की की उम्र भी कंफर्म हो गई, मतलब राजन ने जो कुछ भी बोला वो अब तक सही था। इसके बाद विवेक बोलता है कि मैं खुद पता लगाता हूँ। विवेक को अब टीम में शामिल इसलिए किया गया था क्योंकि विवेक ने ही स्केलेटन ढूंढ के निकाला था, इसलिए विवेक के हाथ में ही मेन जिम्मेदारी हो जाती है। विवेक अब 1985 के आसपास ये पता लगाने का शुरू करता है कि वहाँ कब कौन कौन सी लड़कियाँ गायब हुई थी। वो काफ़ी दिनों तक छानबीन करता है बट उसके हाथ में कुछ खास लगता नहीं है। एक दिन वो विंसेंट को बुलाता है पूछताछ के लिए, तो विंसेंट आकर ये बोलता है कि मेरा और फ्रांसिस का नाम आया और तुमने हमें बुला लिया पूछताछ के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजन झूठ बोल रहा हो। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि राजन ने जो बोला वो सच लिखा है, ये सच ही बोला है। अब ये जो विंसेंट बोलने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो मीडिया खड़ी रहती है। मीडिया को भी विंसेंट यही बोलता है कि पुलिस वाले उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किसी की बातों में आकर उसके ऊपर शक करना बेबुनियाद है। अब मीडिया भी कहीं हद तक विंसेंट की बात मान जाती है। इसके बाद विवेक एक डिसीजन लेता है कि उस वक्त गायब हुई लड़कियां
का तो रिपोर्ट से कुछ हुआ नहीं, उससे वो मिली नहीं। अब वो उन लोगों की तलाश करने लगता है जो 1985 के आसपास किसी के गायब हो जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखाई थी। अब विवेक काफ़ी छानते छानते उसे एक आदमी का पता चलता है। उस आदमी का नाम चंद्रू होता है। विवेक जब चंद्रू के पास पहुंचता है तो चंद्रू बोलता है कि वो फिल्म लाइन में काम करता है। दरअसल उस वक्त एक सुपरस्टार हुआ करता था, उसका नाम मम्मूटी था। मम्मूटी के फिल्मों में जो जूनियर आर्टिस्ट का काम करेंगे उनको लाने का काम चंद्रू का होता था। चंद्रू एक ऐसी गांव से एक लड़की को लेकर आया था। उसके चेहरे में नूर था, उसके पास कुछ बात ही अलग थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी करती थी। उस लड़की का सिर्फ एक ही सपना था कि वो फिल्म स्टार मम्मूटी के साथ काम करे फिल्मों में। अब वो लड़की जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उस लड़की का नाम रेखा था। लेकिन अचानक से वो लड़की एक दिन गायब हो जाती है। उसके बाद चंद्रू उसे एक ऐसी फ़ोटो भी दिखाता है जिसमें रेखा नन के कपड़ों में खड़ी हुई है। तो विवेक पहली बार रेखा को देखता है। रेखा अब फ्लैशबैक में कहानी जाती है तो दिखाया जाता है कि रेखा जो है काफ़ी सुंदर सी अच्छी सी एक लड़की थी जिसका सपना था कि वो मम्मूटी के फिल्मों में काम करे, और वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर आई थी चंद्रू के कहने पर। वो छोटे मोटे रोल्स जो भी उसको मिलते जाते थे वो करती जाती थी ताकि वो एक दिन मम्मूटी के फिल्म में मेन रोल का काम करे। अब चंद्रू से बात करने के बाद विवेक के हाथ में एक क्लू तो लग गया कि रेखा किसी मूवी में तो आई थी जो कि 1985 में जिसकी शूटिंग हुई थी। अब वो सर्च कर रहा था यूट्यूब में, करते करते उसको एक ऐसे मूवी की क्लिपिंग मिल जाती है जिसमें रेखा दिख जाती है। वहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ इंटरव्यूज़ भी देखता है उसी फिल्म को लेकर। तो वहाँ एक कमल नाम का आदमी था, वो बताता है कि अरे रेखा नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट है, उसने तो मुझ पर काफ़ी बार चिल्लाया था क्योंकि मैंने उस मूवी में मम्मूटी को गंजा दिखाया था। वो मम्मूटी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए शायद वो मम्मूटी को गंजा नहीं देख पाई थी। ये सारी वीडियोस विवेक जो है यूट्यूब में देखता है। अब वो प्रेजेंट के उसी कमल को ढूंढता है जो कि अब कमल सर बन गए हैं, काफ़ी एज भी हो गई है। अब कमल सर से वो रेखा के बारे में पूछताछ करने लगता है विवेक। कमल सर विवेक को बताते हैं कि हाँ, उस वक्त रेखा नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट थी। जूनियर आर्टिस्ट बहुत आते जाते हैं, लेकिन रेखा की बात कुछ और ही थी। उसके चेहरे पे अलग सा ही नूर था, वो काम भी बहुत अच्छा करती थी। लेकिन एक गाने की शूटिंग के दौरान वो आधी ही शूटिंग की, उसके बाद वो गायब हो गई। रेखा का हम लोग ने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया पर वो वापस नहीं आई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चंद्रू की मौत हो गई है नाले में गिरकर। सब लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा शराब पी रहा था इसलिए वो नाले में गिरकर मर गया, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट ये दिखाया जाता है ये सारा काम विंसेंट का है। मतलब विंसेंट जो है वो विवेक का पीछा कर रहा है और पता कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, और वैसे ही लोग मरते जा रहे हैं। जब विवेक थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस केस से और सीबीआई को दे दिया जाता है। विवेक को ट्रैफिक पुलिस वाला बना दिया जाता है। ये सारा काम विंसेंट कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से ये केस वापस विवेक के पास आ जाता है। विवेक जो है अब छानबीन और ज़्यादा करने लगता है तो उसको कमल का एक दिन फ़ोन आता है, कमल सर बताते हैं कि एक यूट्यूबर है जो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फिल्मों के लोगों को इंटरव्यू लिया करता था, तुम उससे मिल सकते हो। अब विवेक पहुंचता है उस यूट्यूबर मयप्पन के पास और उससे पूछताछ करने लगता है। मयप्पन बताता है कि हाँ, शुरुआती दिनों में मैं फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू लिया करता था, मैंने कई बार मम्मूटी के भी इंटरव्यू लिए। और उसके बाद विवेक को वो काफ़ी ज़्यादा अखबार में छपे हुए फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है। एक जगह पे विवेक को रेखा की फ़ोटो दिख जाती है जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। वो ध्यान से उस फ़ोटो को देखता है, वो देखता है कि वो असली नन के कपड़े थे, कोई फिल्म सेट में यूज़ होने वाले नकली कपड़े नहीं थे। अब वो समझ जाता है उस फिल्म सेट के आसपास एक चर्च था। विवेक जो है वो उस चर्च में जाता है और एक नन से मिलता है। उस नन का नाम होता है स्टेफनी। स्टेफनी बताती है कि वो रेखा को बहुत अच्छे से जानती थी, वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी बहुत कम समय में। स्टेफनी ये भी बताती है कि अगर रेखा को मौका मिलता तो वो एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती। वो मम्मूटी से बहुत प्यार भी करती थी, उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो स्टेफनी बताती है कि वो रेखा से किस तरीके से मिली। वो जिस दिन उसको नन के कपड़े दिए गए थे फिल्म की सेट में, तो वो इधर उधर बहुत ज़्यादा भगदड़ सी मच गई थी और उसके नन के कपड़े फट गए थे। तो वो स्टेफनी के पास आई थी और उसको बोला था कि क्या उसको दूसरे कपड़े मिल जाएंगे। तो स्टेफनी ने कहा था वो उसको दूसरे कपड़े तभी देगी अगर वो उसको मम्मूटी से मिलवा देती है। तो रेखा ने कहा था हाँ स्टेफनी को कि हाँ चलो मैं तुम्हें मम्मूटी से मिलवाती हूँ। पूरे दिन की कोशिश के बाद भी जब रेखा मम्मूटी से स्टेफनी को नहीं मिलवा पाई तब रेखा माफ़ी मांगती और कहती है कि मैं खुद अभी तक उनसे नहीं मिल पाई हूँ, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक नए कपड़े मिल जाएंगे इसलिए झूठ बोला था। स्टेफनी बोलती है कोई बात नहीं,
मुझे गुस्सा नहीं आया। और उसके बाद रेखा और स्टेफनी दोस्त बन जाते हैं। एक रात की बात है जब फिल्म की शूटिंग ऐसे चल रही थी और रेखा के पास रुकने की जगह नहीं थी, तब स्टेफनी रेखा को चर्च में लेकर आती है और कहती है कि आज रात को तुम यहीं रुको। उसने रेखा को उस रात वहाँ खाना भी खिलाया था। स्टेफनी ये भी बताती है विवेक को कि उस रात हमें चर्च की बाकी लड़कियों ने भी देखकर यही बोला था कि रेखा बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नादान और बहुत ही सुंदर है। ये एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। अच्छे से खाना खाने के बाद रेखा का कमरा तैयार कर दिया गया था और स्टेफनी ने उसे कहा था वहाँ जाकर सो जाओ। लेकिन अगले दिन सुबह रेखा चर्च में कहीं भी नहीं मिली, वो गायब थी। और साथ में चर्च का तिजोरी खुला हुआ था और उसमें से सारे पैसे और गहने भी गायब थे। चर्च के सभी लोगों ने माना कि रेखा ने ही सब कुछ चुरा के वहाँ से भाग गई है। यहाँ तक बात इतनी दूर पहुँच गई थी कि स्टेफनी के ऊपर भी दोष आ गया था। लोगों को लगा था स्टेफनी रेखा को शायद इसीलिए लेकर आई थी। स्टेफनी ने यह भी बताया कि उसके बाद से रेखा उन लोगों को कभी नहीं मिली, ना ही उन लोगों ने उसकी कोई खबर सुनी। अगर विवेक उस रेखा को ढूंढ पाता है तो ज़रूर स्टेफनी को बताए। दरअसल स्टेफनी ये सोचकर पूरी ज़िंदगी परेशान रही कि रेखा को उसने इतना प्यार दिया, इतनी दोस्ती दी, फिर भी रेखा ने उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। विवेक ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे विवेक जब कॉल रिकॉर्ड छानता है राजन की, जिसने खुद को ख़त्म कर लिया, वो देखता है कि 2 लोग लगातार राजन को फ़ोन कर रहे थे, शायद ब्लैकमेल कर रहे थे। इधर विंसेंट के पास विवेक के द्वारा की गई कोई भी हरकत की खबर पहुँच रही थी। विंसेंट नज़र रखा हुआ था विवेक पे। अब जो विवेक है वो उन नंबर्स को ट्रेस करके उन लोगों के पास पहुंच जाता है जो राजन को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन दोनों का नाम विनू और गोपाल होता है। विनू और गोपाल ये बताते हैं कि हाँ, हम राजन को ब्लैकमेल कर रहे थे। दरअसल हमें कुछ ऐसा पता था जिसके कारण हमको उससे पैसा मिलता था। विनू और गोपाल वही हैं जो बचपन के 2 दोस्त थे जिन्होंने 1985 में जिनको दिखाया गया था, जिसने बोला था कि मेरे पिता कल रात को एक्टिंग कर रहे थे और किसी को कंधे में ढोकर लेकर जा रहे थे। जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से ये बात बताई तो उसके बाद जब उन लोगों ने एक मूवी देखी, जिस मूवी की शूटिंग वहाँ पे चल रही थी, उस पूरे मूवी में ऐसी कोई घटना थी ही नहीं कि कोई किसी को कंधे में ढोकर लेकर जा रहा है। तो ये दोनों दोस्त समझ जाते हैं कि शायद इन लोगों ने, इनके जो पिता है, जो विनू के पिता हैं, उसने कोई क्राइम किया है। जब विनू के पिता बिल्कुल मौत के पास आ गए थे, तब विनू ने जब जाकर पूछा तो विनू के पिता, बेबी नाम था उनका, बेबी ने बताया कि हाँ, हम लोग जब यंग थे तो हम लोगों ने एक लड़की को मारकर उसको चटाई में लपेटकर एक जगह ऐसा दफना दिया था। उसके बाद विनू के पिता की मौत हो जाती है। इसीलिए राजन ने मरते वक्त सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया था। राजन को पता था कि तीसरा आदमी मर चुका है, यानी कि विंसेंट और फ्रांसिस। इसके बाद जब विनू और गोपाल को ये बात पता चल जाती है तो वो राजन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। विवेक ये सब कुछ सुनता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जो तीसरा आदमी था वो भी मर चुका है, यानी कि राजन एक तरफ मर चुका है, पहले बेबी मर चुका था राजन के पहले, फ्रांसिस और विंसेंट ही जिंदा है। तो अब विवेक विनू और गोपाल को कन्विंस कर लेते हैं कि वो लोग सरकारी गवाह बन जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों राज़ी हो जाते हैं। विवेक जो है वो अपने सीनियर से बात कर कहता है कि मैं 2 गवाह ला रहा हूँ, अब ये केस क्लोज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसका जो सीनियर होता है वो बोलता है ठीक है, तुम लेकर आओ। तभी जब विवेक विनू और गोपाल को लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि विनू ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है और गोपाल जो है वो नदी में डूबकर मर चुका है। इसका मतलब एक एक करके सारे वो लोग मरते जा रहे थे जिन्हें कुछ भी पता था इस केस के बारे में। अब विवेक एक दिन बैठकर सोच रहा था कि विंसेंट पे वो हाथ डाल नहीं सकता। विंसेंट जो है वो मीडिया का सपोर्ट लेकर बचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या किया जाए। तभी वो राजन का वीडियो वापस देखता है तो फिर उसके नाम के आगे फ्रांसिस का नाम बार बार आता है। अब विंसेंट को छोड़कर जो विवेक है वो फ्रांसिस को ढूंढने लगता है, फ्रांसिस का पता लगा लेता है और उसकी एक फ़ोटो भी वो कहीं से यंग वाली निकाल लेता है। वो फ्रांसिस के घर जाता है और बोलता है कि देखिए ये आप ही हैं, अब आप ही मुझे खुलकर बताइए कि क्या हुआ था उस रात को, क्योंकि मैं अब ये केस जो है वो क्लोज़ करने वाला हूँ। फ्रांसिस उसको बिल्कुल भी विवेक को मना नहीं करता कुछ भी और बिठाता है और बोलता है हाँ, वो उस रात को वो गुनाह हम 4 लोगों ने मिलकर किया था। चलो मैं तुम्हें अब पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। अब कहानी की शुरुआत होती है एक चर्च से। उस चर्च में एक काम वाली बाई काम करती थी, उसका नाम था पुष्पा, और वहीं पे एक आदमी भी काम करता था, उसका नाम था मक्का चंद। चर्च के जो ओनर थे वो मक्का चंद पर काफ़ी भरोसा करते थे। डोनेशन के लिए जितना भी पैसा आता था वो मक्का चंद को दे देते थे और मक्का चंद तिजोरी में रख लेता था। और इस तरीके से मक्का चंद को चर्च की छोटी छोटी हर बात पता थी, कहाँ क्या छुपाया हुआ है, कहाँ कितने पैसे हैं। एक दिन मक्का चंद जो है वो पैसे जो है तिजोरी में रखने जाता है तो वो थोड़े से पैसे अपनी जेब में रख लेता है। ये करते हुए
पुष्पा उसको देख लेती है और वो मक्काचंद जो है वो काफ़ी डर जाता है। पुष्पा पहले तो मक्काचंद को डराती है और वो फिर धीरे धीरे उसको उससे हिस्सा मांगने लगती है। अब ये खेल जो है वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है। मक्काचंद थोड़ा अपने पास रखता था, थोड़ा पुष्पा को देता था। पुष्पा और मक्काचंद अब बड़ा हाथ मारने का सोच रहे थे, लेकिन ये दोनों काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं और आपस में रिलेशन भी बन जाता है इनके। लेकिन जब पुष्पा कहती है अब बड़ा हाथ मारकर चर्च की पूरी तिजोरी खाली कर कर हमें यहाँ से भागना होगा। अब एक रात को जब ये लोग प्लान बना ही रहे थे कि कब करे, तो वो देखते हैं कि रेखा नाम की एक लड़की को स्टेफनी लेकर आई है और रेखा वहाँ रुकने वाली है। तो इनको वो प्लान समझ में आ जाता है कि क्या करना है। वो सोचते हैं कि तिजोरी खाली कर देंगे और रेखा के ऊपर इल्ज़ाम डाल देंगे, क्योंकि उस रात खाने में उसने नींद की गोली मिला दी थी पुष्पा ने। सबने वो खाना खाया सिवाय रेखा के। रेखा ने वो सब्ज़ी नहीं खाई थी, इसलिए रेखा जाग रही थी। जब ये लोग तिजोरी खाली कर रहे थे तो रेखा वहाँ पहुँच जाती है और रेखा को सारी बात समझ में आ जाती है कि दो लोग चर्च के ही होकर तिजोरी खाली करना चाहते हैं। रेखा दौड़कर सबको बताने जाती है, लेकिन ये लोग रेखा को पकड़ लेते हैं और उसका गला दबा लेते हैं। थोड़ी देर बाद इन लोगों को लगता है कि रेखा मर गई है। रेखा उस वक्त सिर्फ बेहोश हुई थी। पुष्पा और मक्काचंद को लगता है कि रेखा मर चुकी है, इसलिए बेबी और फ्रांसिस को बुला के ये लोग लाश दफनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो हम तुम्हें भी फंसा देंगे इसी जुर्म में। और उनको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं ताकि वो लोग राज़ी हो जाए। ये सारा काम करते हुए राजन देख लेता है और राजन भी उनके क्राइम में शामिल हो जाता है ताकि उसको बहुत सारे पैसे मिल सके। वो लोग चटाई में उस लाश को लपेटते हैं और उसके बाद एक पेड़ के नीचे ले जाकर दफना देते हैं। दफनाने से पहले रेखा होश में आ जाती है, लेकिन वो लोग जिंदा ही रेखा को दफना देते हैं उस रात को। इसके बाद फ्रांसिस विवेक को काफ़ी कुछ कहानियाँ सुनाता है और विवेक को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि विंसेंट की वाइफ एलिस जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे एक फूलों का गुलदस्ता मिलता है। उस गुलदस्ते में लिखा हुआ था गेट वेल सून पुष्पा। इसका मतलब विंसेंट की वाइफ कोई और नहीं, पुष्पा ही थी, वो चर्च में जो काम करती थी। और विंसेंट कोई और नहीं बल्कि मक्काचंद था, जिसने अपना नाम और आइडेंटिटी सब कुछ बदल लिया था। बस पुष्पा और मक्काचंद ने कुछ ऐसा ही किया था कि वो लोग दूसरे शहर भाग गए सारा जो पैसा वैसा लेकर और अपनी आइडेंटिटी बदल ली और रेखा को दफना दिया। तो पूरे चर्च को और सबको यही लगा कि रेखा ने ही चोरी करके रेखा ही भाग गई है। विवेक ये सारी की सारी कहानी अपने सीनियर्स को बता देता है, लेकिन उसके सीनियर्स बोलते हैं कि हम विंसेंट को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं कि वो मक्काचंद था या चर्च में चोरी किया था, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता है कि जो लाश है वो रेखा की ही है। और इसके लिए रेखा का डीएनए टेस्ट होना ज़रूरी है। रेखा का डीएनए टेस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि रेखा का घर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब इधर विवेक का जो एक्सीडेंट हो जाता है वो भी विंसेंट ही कराता है, लेकिन विवेक की जान बच जाती है। अब विवेक जो है वो हॉस्पिटल में होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसने एक आर्टिकल रेखा के बारे में पूरा छापा था। वो आर्टिकल पढ़कर एक फिल्म स्टार ने कॉल किया था विवेक की गर्लफ्रेंड को। विवेक की गर्लफ्रेंड ये बताती है विवेक को। विवेक जाता है अब उस आर्टिस्ट से मिलने। वो कहता है कि हाँ, मैं उस वक्त एक हीरो का रोल किया करता था, मम्मूटी के भी थोड़ा पहले था मैं। मेरे पास रेखा नाम की एक लड़की की काफ़ी चिट्ठियाँ आती थी, वो चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास है। रेखा दरअसल मुझे भाई बोलती थी। और उसके बाद विवेक उन चिट्ठियों से उस गांव का पता ढूंढ लेता है जहाँ से रेखा चिट्ठियाँ लिखा करती थी। विवेक उन लेटर्स को भी पढ़ता है तो उसमें रेखा काम की तारीफ़ करती थी उस एक्टर की कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हो। और वो ये भी बताती थी कि वो मम्मूटी से कितना प्यार करती थी। अब वो चिट्ठियों के पीछे जो गांव का एड्रेस था उसमें चला जाता है विवेक वहाँ जाकर एक घर देखता है और वहाँ एक औरत होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रेखा की छोटी बहन होती है। वो बताती है कि हाँ, रेखा को हमेशा ही फिल्म स्टार बनना था। वो बचपन से ही सपना देखती थी, शौक देखती थी। वो देखने में भी सुंदर थी, वो गाँव सबसे अलग थी, वो बहुत चंचल थी, वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन पिताजी को उसका ये सपना कभी भी नहीं पसंद आया। एक दिन पिताजी ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी। उस रात जो रेखा है वो सारा सामान लेकर यहाँ से शहर चली गई ताकि वो मम्मूटी के साथ काम कर सके, लेकिन उसके बाद वो कभी भी नहीं लौटी। पिताजी ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेखा उसको कभी भी नहीं मिली पिता को। तब वो पायल देता है विवेक के पास। वो पायल थी जो उसने स्केलेटन से उतारी थी। वो पायल दिखाकर रेखा की बहन समझ जाती है कि ये रेखा का ही पायल है। उसके बाद दोनों बहनों का डीएनए मैच कराया जाता है, मतलब स्केलेटन का और रेखा की बहन का, तो मैच हो जाता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि पेड़ के नीचे जो लाश थी वो रेखा की ही थी और उसको विंसेंट और राजन और फ्रांसिस और बेबी ने ही दफनाया था। फ्रांसिस और विंसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अब विंसेंट भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि विंसेंट के खिलाफ ही सारे सबूत थे। विंसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरी में यही दिखाया जाता है कि विवेक एक फ़ोटो के साथ रेखा की बहन के पास पहुंचता है और वो फ़ोटो किसी और की नहीं ममूटी की होती है और उसके हस्ताक्षर मतलब ऑटोग्राफ होता है, पीछे रेखा के नाम का लिखा होता है। इसका मतलब ममूटी ने एक बार तो साइन किया था रेखा के नाम का ऑटोग्राफ, शायद रेखा को कभी नहीं मिला, लेकिन रेखा की बहन ने वो उसको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख दिया। और ये कहानी ऐसे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।